चलो जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल लास्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और इक्विलिब्रियम के अंदर हम लोग क्या क्या कहानी कर चुके हैं ऑलरेडी, बताओ। इक्विलिब्रियम के अंदर आप क्या क्या पढ़ चुके हो? आप इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ चुके हो, इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हो। आपने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ क्या कर लिया था? मास एक्शन कर लिया था। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन को देख लिया था क्या होता है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। हेडिंग बना लो, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम एक फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे और न्यूमेरिकल इस पे धड़ाधड़ फिर आगे करने चालू कर देंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में लिखो एट इक्विलिब्रियम स्टेट। ये प्रॉपर्टी में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एट इक्विलिब्रियम स्टेट, बताओ एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या होता है बेटा, बोलो यार, इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसको तो साथ साथ लिख भी लेना, साथ साथ लिखते रहो, साथ साथ लिखते रहो भाई। बेटा बैठते ही बातें चालू मत कर दो। ए प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विद सी प्लस बी अगर है तो आप मुझे बताओगे दक्ष जी के रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है जी? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है बताओ? आर एफ इज इक्वल टू, अगर ये के एफ है और ये के बी है, फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू, बोलना। हाँ तू बोल दे। पहले के एफ इंटू, बोला ही नहीं तुम लोगों ने, ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इक्वल टू डाला ना। अब समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा था मैं? ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का है इंटू दिस रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो यही लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया? बैकवर्ड से। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन हो गए? सी और डी। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट क्या हो गया? के बी। रेट लॉ एक्सप्रेशन ने क्या बताया था? रेट ऑफ द रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन पे ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेट जो होती है रिएक्शन की, रिएक्शन किस रेट से आगे जाएगी वो किस पे डिपेंड करती है? रेट कांस्टेंट इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये पिछली क्लास में काम हुआ था, उसको हमने अप्लाई किया इस क्लास के अंदर। हमने अब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना है, तो बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट ये हो गए, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए, ये किस में चले जाएंगे? पावर में। और ये क्या हो गया? रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में। अरे बाकियों को याद आ रहा होगा, जो नहीं आए थे उनके लिए बताई मैंने ये बात। ये क्लियर हो गया? अब मैंने आज क्या सिखाना है आप लोगों को? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर है? बैकवर्ड के। तो अब इन दोनों को इक्वेट अगर मैं कर दूं तो के एफ इंटू ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी इक्वल टू के बी इंटू सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। अब ये कांस्टेंट को मैं नीचे ले जाऊं तो ये क्या हो गया? के एफ अपॉन के बी। इसको ले जाओ नीचे, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। के एफ एक कांस्टेंट है, के बी भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, उसको बुलाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ये कहानी, ये दोनों इक्वल किस पे होते हैं? एट इक्विलिब्रियम पे। तो ये जो कांस्टेंट नया तैयार हुआ है, इसको कौन सा कांस्टेंट बुलाएंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्योंकि ऐसी कहानी केवल और केवल इक्विलिब्रियम पे ही होती है। कैसी कहानी? जिसमें प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो जाए। तो आज से शौर्य अगर तेरे से पूछा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? ओए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तू ऊपर क्यों नहीं देख रहा? यहाँ पे क्या है? नींद आ रही है? चांटा पड़ जाएगा तेरे। नींद आ रही है?
देखो भाई, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब बोल क्या कहता है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट था जो हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन से डिराइव किया था, और ये बैकवर्ड का था। जब ऐसी कंडीशन लगाई उस पे जो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट बना वो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दो फॉर्मूले तैयार हो गए। एक हो गया KF अपॉन KV। अगर आपको इसकी और इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी होती है तो आप इनको डिवाइड करके ये निकाल सकते हो। दूसरा हो गया जब आपको कंसेंट्रेशन गिवन होगी। किसकी कंसेंट्रेशन गिवन होगी? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की। और आपको एक इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन गिवन होगी तो हम कर सकते हैं। अगर गैसेस गिवन होंगी तो अभी प्रेशर की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल आप इसको नोट करो, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ रहे हैं। करो जल्दी करो। अब तूने कर रखा होगा नोट, तुझे अगर आता कर। अब हद है यार तेरी, तू समझने के टाइम पे समझ नहीं रहा, समझने के टाइम पे तू लिख रहा है, और अब तू खाली बैठ के मजे लेगा। बेटा जल्दी करो। हाँ पेन। बेटा डिवाइड किसको किया मैंने? ये इनको तो इक्वल कर दिया ना। RF इक्वल टू RB, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को इक्वल कर दिया। सिर्फ इक्विलिब्रियम, तभी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब तो औरों को डिस्टर्ब कर। हाँ पेन। करो जल्दी करो बेटा, फटाफट से करो, फटाफट से। हाँ यही है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, यही है। अभी के इक्विलिब्रियम के बारे में 2-3 बातें लिखवाऊंगा तो लिखना है आपको, पहले इसको नोट कर लो। अर्जुन आवाज़ नहीं आ जाए, अब ये तो पीछे कुर्सी पड़ी है उस पर बैठाऊंगा। जल्दी करो जल्दी, बोले। ये डेरिवेशन पेपर में आती नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं बता दूंगा कौन सी डेरिवेशन कंफर्म आपके पेपर में आएगी। एक KPKC की डेफिनेशन आगे आएगी, डेरिवेशन, वो आएगी पेपर में। हाँ आ चुकी है पेपर में, फाइनल में पूरा आता है। यस यस पूरा आता है। चलो, के इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में 1-2 बातें। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर। बेटा ये के इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंडिविजुअल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगी इनमें से, ठीक है। अरे एक चीज पे डिपेंड नहीं कर रही है ना, ठीक है। आगे लिखो। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। सेकंड लिखो, डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ये केवल और केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होती है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो आपको यही ध्यान रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटलिस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। आगे बढ़े, इसको हटा दें, ठीक है। डज नॉट, ये लिखा हुआ है ना, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स, और ये जो है वो डज नॉट
डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किससे फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म में बेटा। ये यहाँ पे डस्टर पड़ा हुआ था यार, ये रहा। कंसेंट्रेशन लिख दे तू अभी बस। टेम्परेचर से अफेक्ट करता है, थियोरेटिकल पॉइंट है, ध्यान रखना है। और के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? मैं इसके लिए एक इक्वेशन आपको दे दूंगा, उस इक्वेशन में हम टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन देख लेंगे कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, ये भी बात पूरी आगे आ जाएगी। ठीक है, बाकी आपको पता है इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या रहती है? हमारी कांस्टेंट रहती है। कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मेरा वापस इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और उसको अचीव करने के लिए वापस से कुछ होने लगेगा और वही कंसंट्रेशन का बैलेंस वहाँ पे बन जाएगा। इस तरीके से मैंने लास्ट क्लास में भी एक पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को। फंडा क्लियर हो रहा है? तो वो मिला जुला के इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बातें थी वो लिखवा दी। थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने हैं। टेम्परेचर वाला जो पॉइंट है ये मैं बता दूंगा, और कैटलिस्ट वाली जो बात है ये हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आज दोबारा से नहीं कर रहे हैं कि कैटलिस्ट डालने पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो के इक्विलिब्रियम पर कोई फर्क नहीं आएगा। जबकि रेट कांस्टेंट के एफ और के बी पर कैटलिस्ट अपना असर डालता है। जो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है उस पर तो कैटलिस्ट अपना इफेक्ट डालेगा, पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर नहीं डालेगा। ये बात आज मैंने दोबारा से तुम लोग को लिखवाई है। फर्क पता लग रहा है जो बताने को? हाँ, वो बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा मतलब इफेक्ट डालेगा अपना फॉरवर्ड पे और बैकवर्ड पे भी डालेगा, पर जब तू इनको एक साथ देख रहा है तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बताने की कोशिश करी। कुछ आया समझ में? आया? दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चेंज जो होगा वो दोनों में फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्वल हो जाएगा। फंडा क्लियर है? चलो हेडिंग बनाओ, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो एक होगा केसी। केसी कब बोलेंगे? व्हेन एक्टिव मासेस आर टेकन एज मोलर कंसेंट्रेशन। व्हेन एक्टिव मासेस आर टेकन एज मोलर कंसेंट्रेशन। ठीक है, Kc is also defined for gaseous reaction। गैसियस रिएक्शन लिख दूं, समझ रहे हो ना? जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस होंगे तो भी Kc आप यूज कर सकते हो। मतलब गैस का हमेशा प्रेशर ही होगा ऐसा नहीं है, क्योंकि एक कंटेनर में जब मैं गैस ले रहा हूँ तो गैस के कुछ मोल्स ले रहा हूँ और कंटेनर का जो वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? कंसेंट्रेशन। तो गैस के लिए भी हम कंसेंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉर्मली तो हम करते ही कंसेंट्रेशन टर्म का इस्तेमाल है। ये फंडा क्लियर हो रहा है? अरे भाई जैसे एग्जांपल ले ले, N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस। 2 मिनट रुक, तेरे इस सवाल का जवाब तुझे मिल जाएगा कि सारे अगर एक गैस हुआ और बाकी ऐसे हुए तो क्या लेंगे, राइट? मिक्सचर भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए फॉर सपोज करते हैं सारे गैसेज हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc लिया मैंने। Kc का मतलब है जब मैं इस NH3 की, देखो बेटा, प्रोडक्ट्स, सब लोग बोलो क्या? प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स। बोलना एक बार, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेस टू द पावर देयर। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 ही रहेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ये फंडा क्लियर हुआ? ये मैंने क्या लिया? Kc।
ये मैंने क्या लिया, केसी लिया है। गैस का है फिर भी मैंने क्या लिया है, केसी। ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहीं अगर मैं केपी की बात करूं, केपी की एक और, जैसे ये हो गया ना एक केसी, वैसे ही दूसरा अपना आएगा केपी जब आपका पार्शियल प्रेशर गिवन होंगे, व्हेन पार्शियल प्रेशर of reactants and products are given। देख पार्शियल प्रेशर कुछ नहीं होता, तीन गैसेस हैं एक साथ ले रखी हैं, एक का प्रेशर पार्शियल ही होगा ना। अगर तेरे को इन तीनों के प्रेशर गिवन है तो तू केसी नहीं निकालेगा, तो तू क्या निकालेगा, केपी। अब केपी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब, यानी कि प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। प्रेशर अगर गिवन है तो केपी हो जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन गिवन है, मोल्स गिवन है, तो फिर केसी हो जाएगा। अगर फॉर सपोज करो आपको कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, देखो सुनो, आपको पहले बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कंसंट्रेशन हमने मोलारिटी लेनी है, क्या लेनी है, मोलारिटी। तो मोल्स अगर गिवन है तो मेरे को वहां पे कंटेनर का वॉल्यूम जरूर मेंशन्ड होगा, मैं उसको डिवाइड करूंगा, फिर कंसंट्रेशन बनाऊंगा, फिर यहाँ पे वैल्यू जाएगी। खाली मोल्स ही नहीं डाल देने हैं यहाँ पे। फंडा क्लियर हो रहा है। अगर मेरे को क्वेश्चन में कभी मोल्स गिवन होंगे तो मुझे वॉल्यूम भी गिवन होगा कि मेरा 10 लीटर का कंटेनर है, 2 लीटर का कंटेनर है, तो मैं पहले डिवाइड करके कंसंट्रेशन बनाऊंगा और फिर यहाँ पे डलेगी। कंसंट्रेशन को मोल क्यों कहेगा, कंसंट्रेशन मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी है ये, मोल क्यों कहेंगे कंसंट्रेशन को, ठीक है। यही मैं बताना चाह रहा था। आएगा, आपको सब समझ में आ जाएगी, बस छोटे छोटे से पॉइंट्स बता रहा हूँ, अपने दिमाग में रखने हैं, ठीक है। तो गैसियस रिएक्शन के लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो केपी हो जाएगा। चलो आप लोग मुझे बताना, मेरे पास अब जो है, इसको हटा दूं मैं ऊपर वाली बात को, अब आप लोगों ने मुझे बताना, ठीक है। मेरे को एक रिएक्शन दी हुई है, एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3 सॉलिड गिव्स CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। क्या मैं कह सकता हूं, सुनना, ट्रू और फॉल्स है, ये इक्वेशन दे रखी है ऊपर वाली। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस। कैसे, सॉलिड का और लिक्विड का तो पार्शियल प्रेशर होता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इनके प्रेशर को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल किसका पार्शियल प्रेशर कंसीडर होगा, गैस का पार्शियल प्रेशर कंसीडर होगा, और इसके पावर तो वन ही। क्या आपको बात समझ में आ रही है। अगर इसी का आप केसी निकालोगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स CaO को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड को क्या डाल देते हैं, 1 डाल देते हैं। पिछली क्लास में करवाया था, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी। इसका तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था पिछली क्लास में, तो आया था पिछली क्लास में, तो देख डेंसिटी अपॉन मोलर मास बन जाता है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज कांस्टेंट। देखो लास्ट क्लास की बात है, तो इसका केसी केवल कंसेंट्रेशन ऑफ CO2 के बराबर ही है, और इसका केपी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर ही है। तुम्हें याद आ गया बाकियों को, करवाया था ऐसा कुछ, अबे पिछली क्लास में करवाया था, कॉपी खोल के देखना। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज कंसीडर्ड टू बी यूनिटी। केपी केसी,
अभी बता देते हैं यार, आगे तो बढ़े। ये क्लियर हो गया, याद आ गया, करवाया था भाई, देख लो, तुम लोग ध्यान रख लो अभी के लिए, ठीक है। बाकी क्लास भेज दूंगा एक बार। इसका कंसेंट्रेशन और इसके कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे असर नहीं डाल पाएंगे, इसलिए मैंने उनको 1 मान लिया, क्योंकि किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही रहता है। अभी के लिए ऐसे याद रख लो, कंसेंट्रेशन ऑफ, याद करो एक बार, बोलना एक बार पीछे पीछे, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड विल बी टेकन एज 1 यूनिटी। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इसको हटा देते हैं। तो 2 मैंने आपको बता दी, एक और बता देता हूँ लास्ट में, बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी है। हेडिंग क्या डलवाई हुई है, टाइप्स ऑफ, एक होता है केपीसी, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और भी होता है, बहुत ही कम आपको किसी क्वेश्चन में दिख जाए तो दिख जाए, केपीसी फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंस, लिखो लिखो साथ साथ लिखो, फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग सब्सटेंस इन solution phase as well as gaseous phase। सॉल्यूशन और गैसियस फेज जहाँ पे दोनों प्रेजेंट होंगे वहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप ध्यान से देखो, केपीसी कैसे निकालोगे, H प्लस का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू Cl माइनस की कंसेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। मतलब दोनों आ गए, एक जगह दोनों आ गए, प्रेशर भी आ गया और कंसेंट्रेशन भी आ गया। कहानी वही है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स ईच रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। यूनिट्स की बात करते हैं इसके जस्ट बाद, आ रहे हैं यूनिट्स पे, ठीक है। ये फंडा क्लियर हो रहा है तुम्हें, दोनों भी आ सकते हैं, है ना। तो ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा हो सकता है अलग हो, बढ़ेंगे आगे। हेडिंग बना लो, यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नोट हो गया पूरा? सबका नोट हो गया? पूरा को हटा दूं एक बार? शाश्वत नोट हो गया बेटा? ये पीछे तो नोट्स बनाता रहियो क्लास के, ठीक है ना। तुम दोनों का तो जल्दी करना तू। तेरे ना हेप्टा पड़ेगा इस, ये क्या प्लस क्यों डाल रहा है बीच में? यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो भाई, देखो भाई इधर देखो, ए ए प्लस बी बी गिव सी, सी प्लस क्या है डी डी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा अपने पास? के सी, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ये तो याद हो गया होगा अब, ठीक है। आगे सुनो, ऊपर कंसेंट्रेशन गिवन है, यूनिट निकालने मेरे को, इस के सी के यूनिट निकालने हैं जी। कंसेंट्रेशन की पावर सी गिवन है जी। कंसेंट्रेशन क्या होता है जी? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर की पावर मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी कंसेंट्रेशन, ये भी कंसेंट्रेशन, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, लीटर की पावर सी प्लस डी अपॉन मोल पर लीटर की पावर ए प्लस बी इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर सी प्लस डी माइनस
ए प्लस बी, अरे बोलो यस और नो। और अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, केसी का जो यूनिट है वो ऐसा है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या हो गया? डेल्टा एन जी, तो गैस के लिए हो जाएगा। आप यहाँ पे केवल डेल्टा एन लिख दो। डेल्टा एन स्टैंड्स फॉर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अभी बता देंगे। ठीक है, ये मतलब स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है एक तरीके से। डेल्टा एन का मतलब क्या हो गया? स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आया था? इसी पे लिमिट्स पे जैसे एक रिएक्शन दे दी, हम पूछते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या होगी, केसी और केपी की। हाँ तो कुछ नहीं है, इधर से देख ले, कंसेंट्रेशन दी है तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन कर दियो। अगर गैस दिया है तो डेल्टा एन जी कर दियो, एटीएम की पावर या बार की पावर। हाँ नंबर कटते हैं। देखो ऐसा है कि इस पर्टिकुलर केस में यूनिट नहीं भी लिखोगे तो हो सकता ना कटे, क्योंकि केपी केसी के यूनिट होते भी हैं और ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी होती है। ये कैसे डायमेंशनलेस होती है इसके बारे में अभी बात कर लेंगे। मतलब अगर आप कभी डिवाइड हो रहा है, हाँ डिवाइड हो रहा है, इसलिए एक और बात है कि ये सारी वैल्यू ना रिस्पेक्टिव होती हैं। ये जो कंसेंट्रेशन की वैल्यू लेते हैं रिस्पेक्टिव होती हैं। अभी करता हूँ, इसके बाद यही बात करनी थी। फिलहाल आप ये समझ लो कि आपने यूनिट निकालने कैसे हैं। यहाँ तो कंसेंट्रेशन ही गिवन है, तो कंसेंट्रेशन की पावर यहाँ ऐड कर देना। डेल्टा एन जीरो हो जाएगा, फिर तो हो ही जाएगी। ठीक है, चलो देखो और देख लो। अगर फॉर सपोज करते हैं कि इक्वेशन आ गई N2 गैस प्लस थ्राइस H2 गैस गिव्स ट्वाइस NH3 गैस, और फॉर सपोज करते हैं मेरे को Kp के यूनिट पता करने हैं, तो Kp क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। ये फंडा क्लियर है बच्चों? अब देखो ध्यान से, प्रेशर का यूनिट क्या होगा? या तो एटीएम होगा या फिर बार होगा। अरे बोलो यस और नो। तो मैं मान लेता हूँ एटीएम है, तो एटीएम की पावर 2, ये 3 और ये 1, नीचे भी एटीएम, ये भी एटीएम, ऊपर भी एटीएम, नीचे भी एटीएम। अब तो मैथ रह गया खाली। अरे बोलो यस और नो। इजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और करते हैं बात यूनिट्स के बारे में, और बात करते हैं। आप बस ये डेल्टा एन याद रख लो, ये गैस है तो डेल्टा एन जी बोल देंगे इसको। गैस के मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैस के मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। यार कंसेंट्रेशन है तो एन लिख दे, गैस है तो एन जी लिख दे। तो ये फोकस करना, ये काम की बात नहीं है। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, ये काम की बात है। दोनों केसेस में ये कॉमन है। लिए हैं ना भाई, क्या लिया इसमें? उस केस में केसी फाइंड आउट कर रहे हैं तो लेंगे, केपी फाइंड ऐसे नहीं करेंगे ना यार हम। केपी फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर उसमें केवल प्रेशर ही आएगा, और जो प्रेशर आएगा तो प्रेशर के यूनिट आएंगे। ठीक है, चलो लिखो, आगे लिखो। ये नोट हो गया? आगे लिखो डायमेंशनलेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर आल्सो डायमेंशनलेस। व्हाई? क्या मतलब है इस बात का? इसके अंदर लिखो पहले, ऑल द कंसेंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर्स all the concentration or partial pressure are taken relative to
आर टेकन रिलेटिव टू स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन और स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन और स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन और स्टैंडर्ड प्रेशर। ठीक है, आप इसके अंदर लिख लो स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है आपकी कंसेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होनी चाहिए, यानी कि 1 मोलर होनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड होती है ये। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो 1 बार होता है, 1 ATM स्टैंडर्ड। देखो स्टैंडर्ड पे 1 बार मान लिया करो ज़्यादातर, और 1 ATM और 1 बार में वैसे ज़्यादा फर्क नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 1 ATM 1 बार के बराबर ही है। 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 बार होता है वैसे, और 1 बार इज इक्वल टू 0.987 ATM होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली चल जाता है काम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 बार। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं, PCl5 गैस गिव्स PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। इसमें ना मैं ये स्टैंडर्ड, नोट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। जब कंडीशंस क्या हो, स्टैंडर्ड, मतलब कंडीशन स्टैंडर्ड का मतलब कंसेंट्रेशन सारी की सारी जितनी भी है वो 1 मोलर के रिस्पेक्टिव है। जैसे कि अगर फॉर सपोज करते हैं PCl3 की कंसेंट्रेशन गिवन है स्टैंडर्ड पे, तो वो PCl3 नॉट के रिस्पेक्ट में दी हुई है। ठीक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में PCl3 की ले रहे हैं, तो हम स्टैंडर्ड स्टेट पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड स्टेट क्या लिख दिया, K0C। कहानी बिल्कुल सेम है, प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स each raised to the power their stoichiometric coefficient। अब बात यह है कि ऊपर भी कंसेंट्रेशन नीचे भी कंसेंट्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में अगर ले रहे हो तो वो रेशो हो गई, तो वो आपकी कैंसल आउट कर देगी क्या, यूनिट्स को, एग्जैक्टली कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ से यूनिट्स। ये बात समझ में आ रही है। अरे अगर किसी की पावर 2 है और कहीं 1 रह गई तो यूनिट लेस आपका वो बन नहीं पाएगा ना, जैसे आप पहले सोच रहे थे। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर हम हर बार किसी एक स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यू लेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली आपकी कैंसिल हो जाएंगी ना। और K0C इज इक्वल टू KC होता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। तो कहने का मतलब ये था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉर्मल वाला, और ये था स्टैंडर्ड वाला। अब जो स्टैंडर्ड वाला होता है वो नॉर्मल वाले के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही होता है। तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ ये टर्म तो पूरी डायमेंशन लेस है, अगर ये इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो ये भी क्या हो जाएगी, डायमेंशन लेस हो जाएगी। ये सिर्फ समझने की बात है, आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा, आप टेंशन ना लो। आप सिर्फ अपने दिमाग में एक ये बात रख लो कि KP और KC दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं, डायमेंशन लेस हो सकती हैं। दूसरी आपको अपने दिमाग में ये बात सेट करनी है कि जो अगर मैं निकालने जाऊँगा K0C तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकाली हैं सारी वैल्यूज़। तो अगर रिस्पेक्टिव अगर पुट करने लग जाए एक्सपेरिमेंटली तो ऊपर से नीचे यूनिट्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। बस और कुछ ये आपको मेंशन थोड़ी करके बताना, ये एक एग्जांपल लेके आपको समझा दिया कि कैसे यूनिट लेस हैं, बाकी लिखा हुआ इतना बहुत है। फंडा क्लियर है, करो नोट, करो नोट्स तो बनाओ बढ़िया से। अच्छा स्टैंडर्ड पे ये आप मेंशन कर देता हूँ मैं आपको साथ में कि PCl3 नॉट इक्वल टू Cl2 नॉट इक्वल टू PCl5 नॉट, ये सब किसके बराबर होंगी, 1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड पे हम क्या लेते हैं, कंसेंट्रेशन 1 मोलर। कुछ नहीं मेंशन करना, जो बोर्ड पे दिया हुआ बस नोट्स पूरे कर लो। करो जल्दी करो, कोई ना पूछ रहा तुमसे ये सब।
दिमाग में होनी चाहिए तुम्हारे हर बात। और प्रेशर लोगे तो बार में होना चाहिए। प्रेशर लोगे अगर, सुनो, तो ये वाले जो प्रेशर होंगे, अगर वो सपोज ये प्रेशर है, ये प्रेशर तो 1 बार है। अगर इसका प्रेशर आपको एटीएम में दिया है तो एटीएम टू बार पहले चेंज करना पड़ेगा, तो ही बार से बार कैंसिल आउट होगा। और एटीएम टू बार की कहानी ये रही, 1.013 से मल्टीप्लाई, ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता है। यस, ऑलमोस्ट उतना ही हो जाता है। ठीक है, आंसर बहुत पास है। ऐसा कुछ आएगा नहीं तुम्हें, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। ये तो करो, पहले नोट तो करो। ये बस थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं, पढ़ने वाली बात। अब बताता हूँ क्या पेपर में आएगा। ठीक है, जो पेपर में आएगा अब उसकी बात करते हैं। इसको हटा दे पहले। हेडिंग डाल लो। ओ भाई, ये ना तेरी स्कूल की क्लास है नहीं, यहाँ चांटा पड़ गया ना एक बढ़िया वाला, तो वापस से बीमार हो जाएगा तू। और 2-3 बार समझा लिया है। पहले तो छुट्टी पे था इतनी सारी। चलो देखो, रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल स्टार लगा लेना, ऑलमोस्ट कन्फर्म है, स्कूल के पेपर में आता ही है। ठीक है, तो पहले इसको देख लो। ए प्लस बी बी गिव्स सी प्लस डी 4 सपोज करते हैं। तो केपी अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की होल पावर सी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की होल पावर डी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की होल पावर ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की होल पावर बी। ये लिखेंगे। और अगर मेरे को केसी लिखना पड़ जाए तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कंसेंट्रेशन ऑफ ए की होल पावर ए। वैसे अब तक कैसे लिख दिया था? ओ सॉरी, ए क्यों लिख दिया, सी लिखना था। प्रोडक्ट्स ऊपर आते हैं। देखो अब तक ऐसे लिखा था, डी की पावर डी, ऐसे लिखा था। एक बार बोर्ड पे देखना। अब मैं आपको बस बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका हल्का सा चेंज कर रहा हूँ कि कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर क्या कर दी? डी। अपॉन बोलना कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा? ए। कंसेंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्या हो जाएगा? बी। कोई भी लिखेगा नहीं, पहले बता रहा हूँ, कोई लिखेगा नहीं। केपी केसी समझ में आ गया? अब सुनो, 4 सपोज करते हैं, 4 एन आइडियल गैस, पीवी इज इक्वल टू क्या होगा? और एन बाय वी क्या होगा? कंसेंट्रेशन। तो पी इज इक्वल टू सी आर टी हो गया। अरे बोलो। अब ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी पी सी, क्या कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी नहीं हो सकता? हो सकता है। मतलब मैं केपी को ऐसे लिख रहा हूँ अब, कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी की होल पावर सी, कंसेंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी की होल पावर डी अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी की होल पावर ए। अब बोलो कंसेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी की होल पावर बी। अब बात सुनने की है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी को मैंने अलग कर लिया। आर टी कॉमन है ऊपर नीचे, आर टी की पावर C plus D minus A plus B। अरे बोलो यस और नो। और ये फॉर्मूला किसके लिए कहानी चल रही है? आइडियल गैस के लिए चल रही है। एक ये बात भी है। चलो और देखो, ये वाली जो पूरी टर्म है वो ये नहीं दिख रही, तो ये किसके इक्वल था? केपी
तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी करना। ये फॉर्मूला हो गया आपका इम्पोर्टेंट। ये हो गया डेरिवेशन। के पी और के सी का क्या रिलेशन है? के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी क्या होता है? गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर हो गई बात? करो नोट। ये डेरिवेशन कन्फर्म है, स्कूल में आती है। ये आइडियल गैस पे लगाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो। अरे तू लगाना यार, सारी आइडियल है। ये लो, फॉर सपोज करते हैं, सुनो ना। फॉर अरे तुम सिर्फ डेल्टा एन जी पे अरे सारी आइडियल है यार। ठीक है, जो गैस है वो आइडियल है। ठीक है, टेंशन ही मत ले तू, फिक्र ही मत कर, है ना। रियल आएगी नहीं तुझे। और बता, चलो देखो, सुनो इधर देखो। डेल्टा एन जी बताना रे, इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी। इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी बताओ, देख के बता दो। डेल्टा एन जी 1/2 होगा। ये 1 है ना प्रोडक्ट्स, और ये सॉलिड तो कंसीडर नहीं होगा, तो माइनस हाफ हो गया। नहीं, डेल्टा एन जी निकालना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस में भी आ सकता है डेल्टा एन जी। एक मिनट में हट रहे हैं। कर लो, एग्जाम्पल भी नोट कर लेना डेल्टा एन जी के लिए। करो, जल्दी करो। बढ़े, आगे बढ़े। अभी देखते हैं बेटा, एक बार ये क्लास खत्म हो गया। आर की यूनिट देख लो तुम। प्रेशर होगा तो एटीएम या बार वाली लेनी पड़ेगी। एटीएम बार वाली लेंगे इसमें, ठीक है। चलो बढ़े, आगे बढ़े। हेडिंग बना लो। नोट हो गया ना सभी का? करो करो, जल्दी करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। एक बार बोर्ड पे देखोगे। फॉर सपोज करते हैं एक रिएक्शन है ए गिव्स बी। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? इसके लिए केसी क्या होगा? ये बताएगा शौर्य।
बहुत देर से नोट कर रहा था। ये है, इसके लिए केसी बता दे, केसी क्या होगा? लट कहाँ गया हमारा? बता रहा नहीं बता रहा? लिख के बता दे तू, ले लिख के बता दे तू, घंटे से नोट करे जा रहा है। तेरे पे ट्राई कर लेंगे, कोई बात नहीं। पहले तेरे को ये नहीं आया केसी क्या है? बताइए ज़रा। रिपोर्टिंग होगी तेरी रोज, तेरी ना रोज रोज घर पे रिपोर्टिंग होगी। और नोट कर ले। तो बताइए तो बोलियो एक बार, बोल दे क्या लिखो। अबे यहाँ पे कहाँ है ताऊ? 1 है ना, 1 को क्या करेगा लिख के? अपॉन ए। चल अब बताइए, देख मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तेरे को ही बताना है। अब बताइए जरा, अब क्या होगा? केसी, नया केसी डैश। अब हो जाएगा क्या? ए बाय बी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ? ये नहीं हुआ? बोलो। तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया? अगर मैं कोई भी रिएक्शन को एग्जैक्टली रिवर्स कर दूंगा तो पहले वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा और जो नई वाली का आना चाहिए वो बस इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक और काम करते हैं, चलो मैंने इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? अब ये बन गई 2a गिव्स 2b। इसका k डैश c क्या होगा? b की पावर 2 अपॉन a की पावर 2, यही होगा। और b अपॉन a क्या था? तो k डैश c क्या होगा? kc का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो। मतलब आप जितने से भी मल्टीप्लाई करोगे उस पर्टिकुलर रिएक्शन को, उसका kc उतना टाइम्स पावर में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? फॉर सपोज करो आप डिवाइड कर देते इस इक्वेशन को, क्या कर देते? डिवाइड, 2 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाता है? a/2 गिव्स b/2। तो इसका k डैश c कितना आता? b की पावर 1/2, a की पावर 1/2, यानी कि k डैश c kc की पावर 1/2 ही तो आता। तो डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन है, या फिर आप ऐसे सोच लेना कि मल्टीप्लाई किया पर 1/2 से किया। समझ गए नहीं समझ गए? बोलो। फंडा क्लियर हो रहा है? अब एक लास्ट बात को सीखने की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, ढंग से देखना। फॉर सपोज करते हैं मेरे पास एक इक्वेशन है, a प्लस बी इन इक्विलिब्रियम विथ c प्लस डी। तो इसका kc कैसे निकलेगा? c इंटू डी अपॉन a इंटू बी। अरे बोलो यस और नो? ये बनेगा। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हम इस इक्वेशन में ऐड कर देते हैं x प्लस वाई। जैसे कि थोड़ी स्पेस चाहिए होगी हमें, एक बार ध्यान से सुनना। इसका केसी यहाँ लिख रहा हूँ, c इंटू डी अपॉन a इंटू बी। और एक और इक्वेशन है इक्विलिब्रियम में, x गिव्स y, तो ये क्या हो जाएगा? y अपॉन x। ठीक है, अब मैंने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया बच्चों? तो ऐड करने के बाद a प्लस बी प्लस एक्स गिव्स c प्लस डी प्लस वाई हो जाएगा। इसका जो kc डैश आएगा वो आएगा c इंटू डी इंटू वाई अपॉन a इंटू बी इंटू एक्स। और ये क्या था?
एक काम करो, इसको के सी डबल डैश कर लेते हैं, इसको के सी डैश कर लेते हैं। तो ये के डबल डैश सी क्या हो जाएगा, के डैश सी इंटू, ये तो पहले तो के सी है, ये किसके इक्वल है, के सी के इक्वल है, इंटू ये किसके इक्वल है, के डैश सी के इक्वल है। तो यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि अगर कोई दो इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन थी और उनसे मिला करके आपने कोई तीसरी इक्वेशन बनाई है, तो उस तीसरी इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाकी दो इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। दोबारा बता दूं, ये समझ में आया था यहाँ तक? अगर कोई दो इक्वेशन है इंडिविजुअल अलग अलग है और दोनों इक्विलिब्रियम में, तो उनके लिए उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे जा सकते हैं। अब अगर उन दोनों से मिला के कोई तीसरी इक्वेशन बना दी है, तो इस नई इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बाकी दो इक्वेशन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, इसकी गिवन वैल्यूज को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन थी N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3 और उसका Kp मुझे गिवन था, Kp गिवन था 49। ठीक है, और ये इक्वेशन चेंज होके कुछ ऐसी हो गई। इसका Kp डैश पूछा है, क्या होगा? पहले ये थी, इस इक्वेशन का Kp ये था, अब ऐसी हो गई, इसका क्या होगा? Kp डैश क्या होगा? 1/7 होगा। कैसे? सर पहले तो उल्टी हो गई, तो वो कर देंगे, मतलब पहले आधा कर देंगे, वो पावर 1/2 कर देंगे कि आधी कर दिया हमने, फिर उसके बाद रूट कर देंगे कि उल्टी हो गई। तो भाई पावर हाफ करने का मतलब ही रूट करना होता है। दो बार सेम चीज़ बोल दी तूने। सही सही सोचा है तूने। देखो एक बार इसको देख लो, बस ये लास्ट है, फिर नोट करते रहना, क्लास ओवर कर देंगे। ये इक्वेशन दी हुई है, इसका Kp दिया हो 49। सैम भाई इधर देखो बोर्ड N2 प्लस थ्राइस H2 गिव्स ट्वाइस NH3। तो इसका Kp गिवन है, रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो रिएक्शन को रिवर्स करने पर जो नया Kp होगा वो इन्वर्स हो जाएगा। ये आपने यहाँ से सीखा था। अब एक और इसमें बात हो रखी है, आपने इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से भी मल्टीप्लाई कर रखा है। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ये 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे भी 1/2 आपको नजर आ रहा है और यहाँ पे 3/2 नजर आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका नया Kp डैश है वो पुराने वाले Kp का पहले इन्वर्स हुआ और फिर पावर हाफ हो गई। तो पावर हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होना। पावर हाफ का क्या मतलब होता है, रूट होना। तो Kp की वैल्यू कितनी दी हो, 49। 49 का रूट कर दो, आंसर कितना आ रहा है, 1,00,000। अच्छा, ये अभी तो तू सारे ही देख लेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हमने आज कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, ये वो अप्लाई करनी सीख रहे हो, ऐसे अप्लाई होंगी वो। ठीक है, चलो तो आज बस फिर इतना ही करते हैं।